हेलो एवरीवन, वेलकम टू अंडरस्टैंड यूपीएससी। दिस इज राहुल। 13 नवंबर का करेंटली का एपिसोड लेकर आया हूँ। सबसे पहले मैथ टेक्निक्स पे हम डिस्कशन करेंगे। एक ऑब्जर्वेशन है आप लोगों के लिए, जिसे मैं एविडेंस के थ्रू, आई मीन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू दिखाऊंगा कि कैसे वो ऑब्जर्वेशन मोस्ट ऑफ द टाइम्स करेक्ट होता है। देन वी विल मूव टू दी डेली डिस्कशन, जो हम प्रैक्टिस डेली कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 9th डे है, जुडिशरी आज का टॉपिक है, इसको भी हम देखेंगे। ठीक है, टोटल इसमें 7 क्वेश्चन हैं। आपको इसे कमेंट सेक्शन में अटेम्प्ट करना है। एंड उसके बाद टीडीएफ, अगेन जुडिशरी से ही क्वेश्चन आएगा, जुडिशियल ओवररीच से क्वेश्चन मैं दूंगा। और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट आज के आर्टिकल्स हैं, द हिंदू एंड द इंडियन एक्सप्रेस। जैसा कि बच्चों ने कहा था कि द इंडियन एक्सप्रेस से जो एक्सप्लेन्ड पेज है उससे अगर कुछ आर्टिकल्स निकल के आ जाए, या ओवरऑल द इंडियन एक्सप्रेस से एक दो अच्छे आर्टिकल्स निकल के आ जाए तो उसे भी इंक्लूड कर लीजिएगा। तो यस, आई हैव डन दैट। सो इसे हम वन बाय वन करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द जो ऑब्जर्वेशन है मैथ को लेकर। सेकेंड डे है जिससे मैंने इसे स्टार्ट किया कल। तो बहुत अच्छे बच्चों ने कमेंट्स किए हैं, उन्हें अच्छा लगा, तो हम इसे फिर से मतलब आज फिर इसे कंटिन्यू करते हैं। अब देखिए, आपके सामने में टोटल 5 क्वेश्चंस आएंगे और 2 ऑब्जर्वेशंस है, नॉट ओनली वन, 2 ऑब्जर्वेशंस हैं। अभी शुरू में 5 क्वेश्चंस आएंगे, फिर सेकेंड जो ऑब्जर्वेशन होगा उसमें 3 क्वेश्चंस मैं दिखाऊंगा। सो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन अगर देखो तो उसमें क्या है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा स्टेटमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस, कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स। ठीक है, ये फर्स्ट जो क्वेश्चन का सेकेंड स्टेटमेंट, अगेन सेकेंड क्वेश्चन का सेकेंड स्टेटमेंट, थर्ड क्वेश्चन का थर्ड स्टेटमेंट, एंड फोर्थ क्वेश्चन में अगेन देखो, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्लासिफाइज। तो टोटल जो हम देखें, कॉन्स्टिट्यूशन को सेंटर में रख के जो ऐसे सेंटेंस बनाए जा रहे हैं, फ्रेम किए जा रहे हैं, टोन ऑफ द सेंटेंस अगर हम एनालाइज करें तो ओवरऑल एक ऑब्जर्वेशन निकल के आता है कि चाहे अकॉर्डिंग टू लगा हो, क्लासिफाइज लगा हो, डिफाइंस लगा हो, या प्रिस्क्राइब्स लगा हो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स इनकरेक्ट होते हैं। ये पहला ऑब्जर्वेशन हुआ। मुझे पता है इसका आंसर, इसीलिए मैं कह रहा हूँ, मैं आपके पास एविडेंस लेकर आया हूँ, ऐसा नहीं है कि बस बोल दिया। ये सारे स्टेटमेंट, जितने भी 5 के 5 स्टेटमेंट 5 क्वेश्चंस में, वो इनकरेक्ट हैं। तो हो सकता है आप डायरेक्ट आंसर पे ना पहुंच पाओ, लेकिन एक स्टेटमेंट तो आपको इनकरेक्ट होगा ही, तो ईजी हो जाएगा आपके लिए एग्जाम हॉल में ऐसे स्टेटमेंट को गलत करके आगे बढ़ना और कंक्लूजन पे उस पार्टिकुलर क्वेश्चन के पहुंचना। ठीक है, पहला ऑब्जर्वेशन ये है। सेकेंड ऑब्जर्वेशन मैं दिखाना चाहता हूँ। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्या ऑब्जर्वेशन था कि प्रिस्क्राइब, अकॉर्डिंग टू, डिफाइंस अगर लगा हो उसके साथ, कोई सेंटेंस ऐसे फ्रेम करती है यूपीएससी किसी स्टेटमेंट में, क्वेश्चन में, तो वो गलत होगा। उसी के तर्ज पे अब देखो, अगर नो मेंशन ऑफ द नो कॉन्फिडेंस मोशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, नो, ये देखो ऑब्जर्वेशन जो मेरा है, नो स्पेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। नो प्रोसीजर हैज बीन लेट डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। नो प्रोसीजर, नो से शुरू करो एंड देन मतलब उस तरीके से प्रोसीड करेंगे इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये मैक्सिमम टाइम्स जो है, एक और था एविडेंस, आई थिंक उसको मैं इंक्लूड नहीं कर पाया। तो अगर इन 2 क्वेश्चंस को देखो तो नो अगर लगा हो और कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, प्रोसीजर बताया नहीं गया है, तो इसका मतलब वो स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, उसी का पोलर अपोजिट हम कह सकते हैं ये जो ऑब्जर्वेशन है। हाँ, मैं यही कहता हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट नॉलेज है, फिर उसके बाद आता है ये ऑब्जर्वेशंस। तो नॉलेज अगर है तब तो कोई डाउट ही मत रखो, तब तो सॉल्व करो उस हिसाब से, स्पेशली पॉलिटी में। बट नॉलेज अगर लिमिटेड है और क्वेश्चन अटेम्प्ट करने ही होते हैं, आजकल क्या है 90 क्वेश्चन के अराउंड आपको अटेम्प्ट करने ही होते हैं, तो 90 अगर अटेम्प्ट करना है तो पॉलिटी के तो मैक्सिमम, आई मीन अगर 15 क्वेश्चन है तो 15 आउट ऑफ 15 बच्चे करते हैं। बहुत होगा तो एक छोड़ के आओगे, लेकिन वहाँ रिस्क आपको लेनी चाहिए। तो अगर आप इसको अटेम्प्ट करते हो, तो जब कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे टर्म इस तरीके से इस कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड के साथ यूपीएससी अगर स्टेटमेंट बनाती है, तो ऐसे में मोस्ट ऑफ द टाइम्स गलत होता है। और अगर नो लगा के कॉन्स्टिट्यूशन में जो है स्टेटमेंट बनाई जाती है, क्वेश्चन बनाई जाती है, तो वो जो है वो करेक्ट होता है। वहाँ इनकरेक्ट था, इधर करेक्ट था, उसी का पोलर अपोजिट। बट इसके साथ ही एक एक्सेप्शन आया है। एक्सेप्शन देखो क्या है, ये स्टेटमेंट इस क्वेश्चन में, दिस इज द आई थिंक 8th क्वेश्चन ऑफ द डे। देयर इज नो मेंशन ऑफ द वर्ड पॉलिटिकल पार्टी इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यहाँ भी नो मेंशन लिखा हुआ है। ठीक है, इसी के साथ मतलब जो ये ऑब्जर्वेशन है, इसमें जो है ना, कह सकते हैं एक्सेप्शन है। बट
again I would say this thing that you should have at least basic जो है ना आपके पास कॉमन सेंस की मैं उम्मीद रखता हूँ कि अगर इस क्वेश्चन का अगर देखो, नो मेंशन ऑफ द वर्ड पॉलिटिकल पार्टी, एक बार बस सोचो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनल में नहीं होगा, ठीक है, मैं ये मान भी लूँ, लेकिन 10th स्केड्यूल जब से ऐड किया गया है वो तो है ही एंटी डिफेक्शन पॉलिटिकल पार्टी में ना हो। तो पहले तो आपका जो है ना ध्यान इस तरीके से जाना चाहिए, ये करेक्ट होगा, बट उसको एक बार क्रॉस चेक भी करना होता है। सो जो इस तरह के टेक्निक्स होते हैं, जो इस तरह के ऑब्जर्वेशंस होते हैं ना, उसको क्रॉस चेक भी करना होता है। ये नहीं कि बस ये इस तरह से लिखा हुआ है तो मुझे चला जाना चाहिए कि गलत है सही है इस तरीके से। सो क्रॉस चेक करना चाहिए एंड अगेन नॉलेज पे रिलाई करना चाहिए। जब आपको कोई क्लू ना मिले तो यस यू शुड गो विद द, मतलब आपके नॉलेज के अकॉर्डिंग, मतलब नॉलेज उस पर कम है या आप नहीं हो अवेयर, तब इस ऑब्जर्वेशन के साथ जाओ। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में 4 कीवर्ड्स लगे हुए हैं स्टेटमेंट से रिलेटेड, जो स्टेटमेंट्स फ्रेम किए गए हैं अकॉर्डिंग टू डिफाइंस, क्लासीफाइज, प्रिस्क्राइब्स, तो वो इनकरेक्ट होगा मोस्ट ऑफ द टाइम्स, बट क्रॉस चेक कर लीजिएगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई आइडिया ना लगे तो बिल्कुल आपको इसी ऑब्जर्वेशन के साथ जाना है कि इनकरेक्ट है। अगर नो लगा हो और कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड है, मतलब कि नो मेंशन, नो प्रोसीजर जो है, तो उस समय ये स्टेटमेंट करेक्ट होता है। अगेन क्रॉस चेक कर लीजिएगा, अगर फिर क्लू ना मिले तो करेक्ट ही मार के आना है, ठीक है, समझ गए। इन सबको आपको लिखना है, कल जो बताया आज जो बताया इसे जॉट डाउन करते जाइएगा। एंड नॉलेज पार्ट पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे, उस पर काम करोगे। ये सब हेल्पफुल होता है, ऑब्जर्वेशन होता है, एट द एंड ऑफ द डे नॉलेज ही काम आता है, ठीक है। ये भी सीखना है साथ साथ। एक्सपीरियंस है सर का, ध्रुव सर का या मेरा, मैं शेयर कर रहा हूँ, तो इस चीज़ को आपको थोड़ा सा समझना है कि ये चीज़ें ऐड तो होंगी, बट बेसिक नॉलेज जो है ना वो उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए, उसे रिवीजन करना है 3 to 4 टाइम्स बिफोर प्रीलिम्स, जो भी आपके बेसिक सोर्स हैं। आते हैं आज के क्वेश्चन पे, जुडिशरी से रिलेटेड। अभी जो है ना आपको पता है जस्टिस वर्मा के अगेंस्ट जो है ना इंक्वायरी चल रही है, उनको हटाने की कवायद है पार्लियामेंट के थ्रू, तो वो उसी के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन है, हो सकता है यूपीएससी प्रीलिम्स में इसे पूछ दे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि इम्पीचमेंट से रिलेटेड है, जो जज होते हैं उनको कैसे इम्पीच किया जाता है, ये पूरा प्रोसेस है। आप इसको पढ़ो और इसको सॉल्व करो एंड कोशिश करना मिनिमाइज करने का कि कितना इनकरेक्ट स्टेटमेंट आउट ऑफ दिस 4 निकल जाए। देखो वैसे भी ऑप्शंस इस तरीके से है ना कि चार के चारों तो सही है ही नहीं, मैक्सिमम 3 हो सकते हैं सही एंड मिनिमम 1 सही हो सकता है, ठीक है। सो एंड कॉमन ग्राउंड भी थोड़ा देख लेना, इस चीज़ पे भी फोकस करना। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन में, बहुत इजी क्वेश्चन है। इंक्रीज कैसे कर सकता है नंबर, कौन कर सकता है, किसके पास पावर है, तो थोड़ा लॉजिकल हो सकते हैं यहाँ पे। चीफ जस्टिस तो हो ही नहीं सकता, लॉ कमीशन के पास खुद की रिकमेंडेशन तो वो लागू करवा ही नहीं पाते, तो ये तो बेकार है। चीफ जस्टिस जो है ना, कोलोजियम सिस्टम अगर लिखा भी होता तो मे भी सोच सकते थे, बट चीफ जस्टिस बस सोच ही नहीं सकते। आपको कन्फ्यूजन इन दोनों में होता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। अब आपको थोड़ा सा नॉलेज की यहाँ पे ज़रूरत है, तो आप डिसाइड करो क्या है इसका आंसर। चलते हैं हम थर्ड क्वेश्चन ऑफ द डे पर कि करेक्ट कौन से हैं। यहाँ पे टोन देखना ये इंपॉर्टेंट है, और नॉलेज भी। एनी रिटायर्ड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैन बी कॉल्ड बैक टू सीट एंड एक्ट एज अ जज बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विद द प्रायर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट। कॉनोटेशन ही इसका पॉजिटिव है, कोई भी हो सकता है, हर कोई नहीं हो सकता है, अभी आपको डिसाइड करना है। एंड देन सेकेंड स्टेटमेंट है कि हाई कोर्ट अपनी जो जजमेंट है उसको रिव्यू नहीं कर सकता एज द सुप्रीम कोर्ट डज, ठीक है। ये अगेन डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है। कल जिस तरह से फाइनेंस एंड फाइनेंशियल विल वाला क्वेश्चन 6th नंबर आया था, ये भी डिस्प्यूटेड है। विद द रेफरेंस ऑफ टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंसिडर फॉलोइंग, यहाँ भी टोन पे फोकस करना है। कंपैरिजन की जाती है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की पावर और जजेज किस तरह से अपॉइंट होते हैं, उस पर क्वेश्चन फ्रेम होती है मेनली जुडिशरी से अगर देखो तो। नो हाई कोर्ट शैल हैव द जुरिस्डिक्शन टू डिक्लेयर एनी सेंट्रल लॉ टू बी कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड। मैं इस पे कुछ नहीं स्टेटमेंट दूंगा। सेकंड देख लो, एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन नॉट बी कॉल्ड इनटू द क्वेश्चन बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। आई डोंट नो, आप डिसाइड करो। तो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है ना, उसने प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन के को बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू कर दिया। ये क्वेश्चन है, फर्स्ट स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट, 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने जुडिशरी की जो है इंडिपेंडेंस की बात की,
ठीक है, उसका वायलेशन है 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, तो उस पर जजमेंट दिया। अब आपको तय करना है कितना करेक्ट है। जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, स्पेशली इसमें स्टेटमेंट्स अच्छे से पढ़ने, इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है, ठीक है। एंड देन वी हैव द 7th क्वेश्चन, कस्टोडियन कौन है, गार्जियन कौन है, इंटरप्रेटर कौन है, ऐसे टर्म्स पे यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछता आ रहा है, तो ध्यान देना है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन में ध्यान रखना है, मिनिमाइज करना है, मैक्सिमम 3 करेक्ट हो सकते हैं और मिनिमम 1 करेक्ट हो सकता है। एक चीज और है, टोन पे ध्यान देंगे स्टेटमेंट्स के, और कोशिश करेंगे कितने इनकरेक्ट निकल के आ जाए। सो द मोशन टू इम्पीच अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैन नॉट बी रिजेक्टेड बाय द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। यार स्पीकर का बस चले तो वो नो कॉन्फिडेंस मोशन भी नहीं ये एडमिट करेगा अगर अपोजिशन पार्टी इसको लाती है। तो स्पीकर प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास बहुत पावर होती है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। अगर आपके पास थोड़ा भी ऑब्जर्वेशन है ना, तो ये स्टेटमेंट मतलब आपने ऑब्जर्व किया है कि कितना पावरफुल होता है स्पीकर, तो ये स्टेटमेंट गलत है। वैसे आप होल्ड पे रख सकते हो इसको, आगे हम बढ़ सकते हैं अगर आपको आइडिया ना लग रहा हो। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस, एक और आ गया, मैंने जो पहला ऑब्जर्वेशन बताया था ना कि डिफाइंस अगर लगा हो, इस तरह के स्टेटमेंट आ रहे हो तो गलत होते हैं। तो यहाँ पे बोलता है कि वो डिफाइन करता है इनकैपेसिटी एंड मिसबिहेवियर ऑफ द जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सो ये तो वैसे भी हमारे दिमाग में सीधा आएगा कि गलत है, 2 गलत हुआ तो पहला तो गया, ठीक है। द डिटेल्स ऑफ द प्रोसेस ऑफ द इम्पीचमेंट ऑफ द जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आर गिवन इन द जजेज इंक्वायरी एक्ट 1968। नाम ही है जजेज इंक्वायरी एक्ट, और जब ईयर की बात होती है ना, यूपीएससी कम खेलता है, ये स्टेट पीसीएस वगैरह में ईयर को ऊपर नीचे कर देते हैं, यहाँ पे यूपीएससी ज़्यादा चेंजेस नहीं लाता है। तो इस स्टेटमेंट को मतलब एक पॉजिटिव कॉनोटेशन है, नाम में ही बहुत कुछ दिख रहा है, तो यस ये सही होगा। 3 जिसमें भी होगा सही होगा, 3 तो तीनों में सिमिलर है। देन वी हैव द 4th स्टेटमेंट, if the motion for the impeachment of a judge is taken up for the voting, the law requires the motion to be backed by each house of the parliament and supported by the majority of total membership that house and by not less than 2/3 अच्छा present and voting। 2 जो कंडीशन होती है स्पेशल जो मेजोरिटी की बात की गई है, तो यस ये तो सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। और फर्स्ट इज इनकरेक्ट, मतलब कि मेरे दिमाग में यही आएगा कि 1, 3, 4 एंड 3, 4, आप इसमें से 50% पे आप आ गए हो, ठीक है। 4 तो सही है कि 2/3 होता है, इतना बेसिक नॉलेज तो होना चाहिए, ये भी आपको होना चाहिए। जनरलाइज एक चीज़ है कि जब नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है अपनी मर्जी से वो करेगा, ऑल्दो जो है ना सिग्नेचर चाहिए 100 आई थिंक एमपीज होते हैं लोकसभा में या 50 होते हैं। आप लोग बताना इसको, मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि कितने एमपीज का सिग्नेचर चाहिए नो कॉन्फिडेंस मोशन एडमिट करने के लिए स्पीकर को। ऑल्सो ये भी बताइएगा कि जजेस जब हटाने होते हैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के, तो उसमें कितने चाहिए दोनों हाउसेस में। नो कॉन्फिडेंस मोशन तो लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस हो सकता है ना, और राज्यसभा में तो होगा नहीं, बट इंक्वायरी तो हो सकता है दोनों में, दोनों हाउसेस की जो है सहमति से होगा। देन वी कम टू द आंसर, इसका है ना 3, 4 है। सो द पावर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस, देखो सुप्रीम कोर्ट है यार, नंबर ऑफ जजेस सबसे बड़ा कोर्ट है, एक उस हिसाब से हम सोच सकते हैं, ठीक है। यस इट इज ट्रू कि प्रेसिडेंट जो है ना हाई कोर्ट के जजेस के नंबर्स बढ़ा सकते हैं, ये सही है। उस बेसिस पे आपके दिमाग में ये आएगा, आपने कहीं पढ़ा है, दिमाग में चलता है, हाई कोर्ट था, सुप्रीम कोर्ट था। जब एग्जाम हॉल में बैठते हो प्रेशर सिचुएशन होती है, टाइम जो है ना लिमिटेशन होती है टाइम की, तो ये सारी चीज़ें चलती है। तो लेकिन अगेन सोचो कि सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा जुडिशरी है, और आपको 1-2 और स्टेटमेंट्स मैं इससे रिलेटेड बताऊंगा कि जैसे सुप्रीम कोर्ट, इंडियन सुप्रीम कोर्ट अगर यूएस सुप्रीम कोर्ट के को कंपेयर किया जाए, जुडिशियरी को जो कंपेयर किया जाएगा, तो एक कंपैरिजन में निकल के आता है कि जुडिशरी जो है की पावर्स जो है ना बढ़ा सकता है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, बट यूएसए में वो नहीं हो सकता। तो अगर पावर्स बढ़ा सकता है तो नंबर ऑफ जजेस नहीं बढ़ाएगा क्या पार्लियामेंट? सिंपल है, बी के साथ जाइए। देन वी हैव द 3rd क्वेश्चन, एनी रिटायर्ड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैन बी कॉल्ड बैक टू सीट एंड एक्ट एज अ सुप्रीम कोर्ट जज बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विद द प्रायर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखो इसका पॉजिटिव ही कॉनोटेशन आ रहा है, सिंपल है कि किसी रिटायर्ड जज को बुलाया जा सकता है। आर्टिकल 128 बेयर एक्ट का भी मैं काम कर रहा हूँ, आप लोगों को ये भी साथ साथ रिवाइज करवा रहा हूँ। फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकेंड स्टेटमेंट अगर देखो तो हाई कोर्ट इन इंडिया हैज़ द पावर टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट एज द सुप्रीम कोर्ट डज।
देखो हाई कोर्ट के पास पावर है, बट सुप्रीम कोर्ट के जो पावर्स है ना एक्सप्लिसिटली लिखे हुए हैं। हाई कोर्ट के लिए ऐसा नहीं है। हाँ, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के बेसिस पे कुछ स्टैट्यूटरी जो लॉज आए हैं उसके बेसिस पे कह सकते हैं हाई कोर्ट के पास भी पावर है, बट उस लेवल पे नहीं है। हाँ, सिमिलर अगर कहो तो कह सकते हैं हम। तो इसका एक्चुअल आंसर की में क्या है मुझे ये चेक करना पड़ेगा, पर एग्जाम हॉल में मैक्सिमम बच्चे दोनों करेक्ट मार के आते हैं। इसको गलत भी कर सकता है यूपीएससी। अब असली आंसर की में आप लोग बता देना क्या था। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। करेक्ट अगेन सेम फॉर्मेट है, टोन पे फोकस करना है। ये सबसे मुश्किल फॉर्मेट होता है इस तरह से क्वेश्चन जो फ्रेम किया जाता है यूपीएससी के द्वारा। नो हाई कोर्ट शैल हैव द जुरिस्डिक्शन टू डिक्लेयर एनी सेंट्रल लॉ टू बी कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड। पहली बात है, इंडिया में इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, आपको पता होगा। जो यूएसए में जो इंडिपेंडेंट जुडिशरी कहा जाता है ना, फेडरल लॉज को फेडरल कोर्ट देखती है, प्रोविंशियल जो लॉज हैं उसको प्रोविंशियल कोर्ट देखती है, प्रोविंशियल कोर्ट जो है उसको फेडरल कोर्ट के लॉज से कोई मतलब नहीं है। बट इंडिया में इंटीग्रेटेड है, हायरार्की है एक। तो जो हाई कोर्ट के जो स्टेट्स के लॉज है उसको हाई कोर्ट देख सकती है। सिमिलरली सुप्रीम कोर्ट स्टेट के जो स्टेट के लॉज को देखेगी हाई कोर्ट, बट सेंट्रल को भी देख सकती है। एंड उसी को वाइस वर्सा कर दो सुप्रीम कोर्ट के टर्म्स में, सेंटर की तो देखेगी, स्टेट की भी देख सकती है, उसको भी क्वेश्चन कर सकती है। ठीक है, तो समझ गए ये गलत है बिल्कुल। वैसे भी इसका कॉनोटेशन देखो नेगेटिव आ रहा है। एंड अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन नॉट बी कॉल्ड, ये तो बहुत बेसिक है। और 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तो इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। इतने सारे एग्जाम्पल्स है, ठीक है, तो दोनों इनकरेक्ट हैं, बिल्कुल इसको उठाया जा सकता है। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल, ये फैक्चुअल है। 44th में वैसे भी अगर आप सोचो तो एक अच्छा वो अमेंडमेंट था, उसमें रेक्टिफिकेशन की गई थी 42nd में जो गलतियां की थी इमरजेंसी के दौरान, दैट द देन गवर्नमेंट जो भी थी, तो उसी को रेक्टिफाई किया गया था। तो वो तो ऐसा करेगी ही नहीं, जनता गवर्नमेंट की जो आई थी उस समय में गवर्नमेंट, तो 44th तो होगा ही नहीं, आपके दिमाग में ये होना चाहिए। ये 39th है, एक्चुअली फैक्चुअल है, बट लॉजिकली अगर सोचो तो 44th को पॉजिटिवली देखा जाता है। इंडियन जो है डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने, जो जिस तरह डेमोक्रेटिक जो वैल्यूज हैं उसको स्ट्रेंथन करने के लिए। फिर उसके बाद है द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया स्ट्रक डाउन 99th, ये तो पता ही है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन जो था उसको बनाया गया था 2014 में, इसको स्ट्रक डाउन किया गया था। सो फर्स्ट इज इनकरेक्ट एंड सेकेंड इज करेक्ट, तो ओनली बी जो है बी होगा, ओनली 2 होगा। जुडिशियल रिव्यू का क्या मतलब होता है, जो जुडिशरी के पास पावर है ना रिव्यू करने की, जो एग्जीक्यूटिव जो एक्शन लिए जाते हैं या पार्लियामेंट्री एक्शन जो लेजिस्लेचर के लिए जाते हैं। अब इन चारों स्टेटमेंट में देखो, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स एज वेल एज जो पार्लियामेंट लॉ पास करती है, उन दोनों को अगर मिल जाए, जिसमें भी मिल जाए वो सही होगा। इसमें ए आपको सीधा दिखेगा। यहाँ भी है विजडम ऑफ द लॉज इनेक्टेड बाय द लेजिस्लेचर, बस लॉज की बात की जा रही है, एग्जीक्यूटिव जो एक्शंस होते हैं उसके बारे में नहीं की जा रही है। सो फर्स्ट विल बी करेक्ट। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, कस्टोडियन पता है, गार्जियन, इंटरप्रेटर क्या है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। बेसिक क्वेश्चन है, आप अपने जो है मार्क्स कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। ठीक है, स्ट्रीक डाल दीजिएगा, डे 9th है एंड बहुत सारे बच्चे करते हैं, आपसे भी उम्मीद है। फर्स्ट जो आर्टिकल है वो है रिटेल इन्फ्लेशन जो है ना वो 0.25% पे आ गया। रिटेल इन्फ्लेशन कैसे मेजर किया जाता है, CPI के थ्रू, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, तो हिस्टोरिकली देखें तो ये लोएस्ट है 0.25%, मतलब 2012 तक, जनवरी 2012 से अगर कंपेयर करूं मैं तो ये लो है। अब मैं इसे क्यों पढ़ रहा हूं, क्या ये डेटा हमारे काम की है, ना के बराबर। इसमें रीजन्स जो है ना उसको देखना है कि क्यों ये जो अक्टूबर महीने में है ये घट के 0.25% पे आ गया, ये मुझे बताना है आपको। तो इसके पीछे GST जो है रेट कट किया गया, आपको पता है 22 सितंबर से। ठीक है, उसको रैशनलाइज किया गया करेंट गवर्नमेंट के द्वारा, एक रीजन वो है। दूसरा रीजन है वेजिटेबल और जो फ्रूट्स के प्राइसेस हैं वो भी गिरे हैं। एंड द थर्ड रीजन इज बेस इफेक्ट, ये समझाना था, इसीलिए मैंने इस आर्टिकल को बेसिकली पकड़ा। सो बेस इफेक्ट क्या होता है कि प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में जो प्राइस है उस साल, मतलब कि लास्ट ईयर अक्टूबर की बात हो रही है 2025 की, और अगर बात करें अक्टूबर 2024 की, तो हम एक तरह से कंपैरिजन करते हैं, तो बेस ईयर इसी को कहा जाता है। तो लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा थी महंगाई, उससे भी कंपेयर हम कर रहे हैं, तो
वो दिखता है कि बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो गया, बट मॉडरेट ही होता है। और आप सबको पता है कि जो आप पढ़ रहे हो और एक्चुअल जो महंगाई है उसमें बहुत डिफरेंस है। ठीक है, समझ गए बेस इफेक्ट क्या होता है? कंपेयर करते हैं, इन्फ्लेशन अपीयर्स हायर या लोअर, अभी के समय में, अभी के इस कंटेक्स्ट में लोअर, हाई बिकॉज लास्ट ईयर्स प्राइस लेवल वाज अनयूजुअली हाई या लो, अफेक्टिंग ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन। ठीक है, तो मेन दो रीजंस आपको पता होने चाहिए, जीएसटी जो रेट कट्स हैं, दूसरा फेवरेबल जो है बेस इफेक्ट है, और चलो तीसरा कर ही देते हैं, डिक्लाइन इन प्राइसेस ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। चलते हैं सेकंड आर्टिकल में। इस आर्टिकल में कोई नोट्स नहीं डाला है, बस एक्सप्लेन एक चीज करना है कि मोदी कैबिनेट ने जो दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट हुआ उसको टेररिस्ट इंसिडेंट बोला, टेररिस्ट अटैक नहीं बोला। इन दोनों के बीच में बस डिफरेंस बताने के लिए मैंने इस आर्टिकल को इंक्लूड किया है, पेज नंबर 1 हिंदू, ताकि आपको अवेयरनेस रहे। इंसिडेंट का मतलब क्या होता है, अटैक का क्या मतलब होता है? अटैक का मतलब यह है, टेररिस्ट अटैक का, कि पूरा प्लान करके राइट टाइम पे राइट प्लेस पे एग्जीक्यूट किया गया किसी ब्लास्ट को, मतलब किसी टेररिस्ट एक्टिविटी को। एंड इंसिडेंट क्या है कि आपने मतलब कि उसकी तैयारी की, लेकिन जो सही समय सही जगह उस समय नहीं हो पाया, पहले ही वो जो इंसिडेंट है मतलब कि टेररिस्ट जो भी आप गतिविधि कर रहे हो पहले ही वो उजागर हो जाता है, या मिस हैपनिंग जो उसमें मतलब जिस तरह से प्लान कर रखा था उस तरह से आप एग्जीक्यूट नहीं कर पाते, तो उसको इंसिडेंट का नाम दिया गया। समझ गए? राइट टाइम राइट प्लेस पे जब आप एग्जीक्यूट करते हो प्लान्ड वे में, तो उसको अटैक कहा जाता है। तो कैबिनेट ने इसे नाम दिया है टेररिस्ट इंसिडेंट। अब जस्ट इमेजिन कि ये मंडे के दिन जो लाल किला है, वो जो मार्केट है वो बंद रहती है, और मंडे के शाम में ये ब्लास्ट होता है। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये जिस तरह से उन्होंने प्लान किया था कि मैक्सिमम जो है लोगों की जान जाए, अनफॉर्चुनेटली तो वो उस तरीके से हुआ नहीं, जो जिस तरह से सरकार भी यही कह रही है, कैबिनेट जो है ऐसे टर्म यूज कर रही है। और उसको यूज करने का एक और रीजन है कि टेररिस्ट अटैक को एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने ये स्टेटमेंट दिया, हमारी गवर्नमेंट बॉडीज ने इस तरह के इंसिडेंट दिए, तो स्टेटमेंट दिए, तो अगर इंसिडेंट कहा जा रहा है तो इट मीन्स इसको एक्ट ऑफ वॉर के मतलब लेवल से हम नहीं सोच सकते। मतलब ऑल दो अब गवर्नमेंट क्या डिसीजन लेती है, कैसे एक्शंस लेगी, हम आगे देखेंगे और क्लैरिटी आएगी, बट अभी इसको टर्म दिया गया है टेररिस्ट इंसिडेंट, नॉट अटैक। लेट अस गो टू द थर्ड आर्टिकल। ये इंडियन एक्सप्रेस से है। यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया 6 ईयर एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन विथ एन आउटले ऑफ 25,060 करोड़ रुपीस, और इसको अनाउंस किया गया था बजट में, इस साल के बजट में एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन इसको अनाउंस किया गया था, और इसको अभी कैबिनेट ने मंजूरी दी। आउटले क्या होगा? 25,060 जो है इंडियन रुपीज, मतलब करोड़ रुपीज होगा। ठीक है, इसके साथ साथ एडिशनली 20,000 करोड़ कोलैटरल फ्री क्रेडिट भी देगी टू द एक्सपोर्टर्स। अब ये इन एक्सपोर्टर्स को ये स्कीम अभी इंट्रोड्यूस करना, एक तो इंट्रोड्यूस पहले ही हो गया था, मतलब अनाउंसमेंट पहले ही बजट में हो गई थी, अभी के समय में इसको करना और इसमें प्राथमिकता किसको देना ये देखना है, मतलब कि किसको फोकस में रखकर इस स्कीम को इस टाइम में लॉन्च किया गया है। सो दिस कम्स आफ्टर द यूएस इम्पोज्ड स्टिप 50% टैरिफ्स हमारे ऊपर लगा है। ठीक है, आपको पता है अगस्त 27 से, शार्पली अफेक्टिंग इंडियाज एक्सपोर्ट्स। सो यूएस को जो एक्सपोर्ट जाती है उसमें 12% फेल हुआ है इन सितंबर, मतलब लास्ट अगस्त में लगा तो इसको काउंट नहीं करेंगे। अगर सितंबर पूरे मंथ की बात की जाए तो जितना हम एक्सपोर्ट यूएस को करते थे उसमें 12% डिक्लाइन आया है। अब उसी को देखते हुए इस स्कीम को थोड़ी सी मतलब कि जो प्राथमिकता है इसमें, इंपॉर्टेंस जो है, जो एक्सपोर्टर्स यूएस में एक्सपोर्ट करते थे, यूएस को एक्सपोर्ट करते थे, उनके लिए ये स्कीम बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। लेकिन ये ओवरऑल है, और अनाउंसमेंट जो है टैरिफ्स वगैरह से पहले ही हो गई थी, बजट ऑफ 2025-6 में ही हो गई थी। सो ये क्लियर रहे, समझ गए बेसिक्स। एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम है, मिशन है, जो कि बजट 2025-6 में पूछा इंट्रोड्यूस किया गया, ये अनाउंसमेंट की गई, और इसे कैबिनेट ने अभी मंजूरी दी है। ठीक है, उसके साथ साथ कोलेटरल फ्री क्रेडिट भी दिया जाएगा 20,000 करोड़ का। और डेटा जो आया कि 12% डिक्लाइन हुआ है जो शिपमेंट जाती है, एक्सपोर्ट जो हो रही थी। ठीक है, सो यही है पूरा। नेक्स्ट है आर्टिकल, मेंस इनरिचमेंट आर्टिकल, अच्छा आर्टिकल है, जुडिशरी के रिगार्डिंग है। जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी
उस तरीके से हम देख सकते हैं, ठीक है। राइट टू इंफॉर्मेशन, इस तरीके से देख सकते हैं है क्या। जो हाई कोर्ट है ना, उनके द्वारा जो डिटेल्स दी जाती है, सॉरी, सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट में, एक रिमार्क में कहा कि हाई कोर्ट को क्या करना है कि शुड अपलोड, ऑल हाई कोर्ट्स, नॉट एक पार्टिकुलर हाई कोर्ट को बोला, शुड अपलोड डिटेल्स ऑफ टाइम टेकन बाय द जजेस टू डिलीवर वर्डिक्ट्स। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। बहुत अच्छा जजमेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ज़्यादा रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए ओवर द ईयर्स विद इन द जुडिशरी। तो उसी में से एक है कि हाई कोर्ट को भी मतलब डायरेक्शंस दिए गए हैं कि आपको कितना टाइम लगता है एक सजा को सुनाने में, वो आपको अपने वेबसाइट पे डालना है, ठीक है, आपको बताना है ये। और ये इसीलिए मैंने कुछ टर्म्स यूज़ किए जो कीवर्ड्स हैं, जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी, जो ट्रांसपेरेंसी है जुडिशरी में, देन राइट टू इन्फॉर्मेशन हमें होना चाहिए, कितना टाइम लग रहा है, और जो सबसे बड़ा इशू है पेंडेंसी। तो उसमें जब जितनी इन्फॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में रहेगी तो और ज़्यादा दबाव बनेगा कि जो है डिसीजंस जल्दी लिए जाए, डिले ना किया जाए। जैसे फॉर एग्जांपल कोई टाइम बॉन्ड नहीं है ना, जुडिशरी के ऊपर समय फिक्स नहीं किया गया ना कितने दिन में आपको जजमेंट देना है हाई कोर्ट को, ठीक है। सेम गोज विद द सुप्रीम कोर्ट। तो बहुत लंबे लंबे केसेस भी चलते ही हैं। आपको पता ही होगा। लोअर जुडिशरी में बात की जाए तो तारीख पे तारीख, वो वाली मूवी तो आप सब जानते ही हैं। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल में। बहुत सुंदर आर्टिकल है, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म पे ये आर्टिकल है। डुबुरी सुब्बाराव, आप लोग फॉर्मर जो आरबीआई के गवर्नर है उनको जानते होंगे। तो क्या है ये पूरा आर्टिकल हम डिस्कस करते हैं एंड हाँ, मतलब इसको देखते हैं और मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है। मैं इसको अच्छे से मतलब कि पॉइंट वाइज इसको समराइज किया हूँ और अच्छे से हाईलाइट भी किया हूँ। जहाँ पे ज़रूरत है आप उससे मेंस एनरिचमेंट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कंटेक्स्ट क्या है? तो गूगल इन्वेस्टमेंट अभी इंडिया में हुआ। क्या था गूगल इन्वेस्टमेंट? तो आंध्र प्रदेश को मिला बिगेस्ट एआई डेटा सेंटर गूगल का। गूगल क्या है? अमेरिकन कंपनी है। तो यूएसए से बाहर बिगेस्ट एआई डेटा सेंटर आंध्र प्रदेश को मिला। ये गूगल इन्वेस्ट करने वाली है। तो उससे हुआ क्या कि विजिबल जो राइवलरी है बिटवीन आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड कर्नाटका, वो स्टार्ट हो गया। खास करके जो अपोजिशन के लीडर हैं तमिलनाडु के, कर्नाटका के, वो अपनी जो गवर्नमेंट है उसको कह रहे थे कि आपने मतलब ये मौका लूज कर दिया, आंध्र प्रदेश को ये मौका मिल गया। तो इससे दिखता है, वैसे तो ये पॉलिटिक्स है, बट एक तरह का कॉम्पिटिटिव जो एनवायरनमेंट है कि कॉम्पीट कर रहे हैं और हम ना सेंटर का यहाँ पे कोई मदद नहीं ले रहे हैं, अपने लेवल पे पॉलिसीज बना रहे हैं जिससे कि मतलब कि बड़ी कंपनीज इंडिया में आके इन्वेस्ट कर रही है। तो उसी के रिगार्डिंग ये आर्टिकल आया है। एंड कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म क्या होती है आपको पता है, इसकी इंपॉर्टेंस GS2 में या आपका अगर ऑप्शनल PSIR है तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस आर्टिकल से बहुत कुछ अच्छा हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सेंटर जो है ना इस आर्टिकल का आर्ग्यूमेंट कह लो, सेंट्रल आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस आर्टिकल इज कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। जो राइज हो रहा है इंडियन स्टेट्स के बीच में, उसी को हम देखेंगे, ठीक है। और कैसे फायदेमंद है और कैसे लैंडस्केप चेंज हुआ है इंडिपेंडेंस के बाद से, LPG रिफॉर्म्स के बाद से, ये सारी चीजें इसमें डिस्कस करेंगे। सो कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म होता क्या है? अ मॉडल वेयर स्टेट्स कॉम्पीट विथ ईच अदर टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट एंड रिसोर्सेज बाय इंप्रूविंग गवर्नेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब स्टेट्स कॉम्पीट करती है अपने में, अपना गवर्नेंस बेटर करके, इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर करके, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बेटर करके एंड पॉलिसी एफिशिएंसी बेटर करके, ठीक है। स्टेट ही नहीं, स्टेट सेंटर के बीच में भी कंपटीशन होता है, जो बहुत अच्छी बात है। आप अच्छी चीजें कर रहे हैं, उसके थ्रू कंपनीज आपके पास इन्वेस्टमेंट को आएगी। तो राइज ऑफ कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म के अगर बात किया जाए तो इंडिया हैज मूव्ड अवे फ्रॉम प्री 1991 लाइसेंस परमिट कोटा राज हुआ करता था, आप सबको पता है। एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पूरा कंट्रोल हुआ करता था, ठीक है। पोस्ट 1991 रिफॉर्म्स गेव स्टेट्स फ्रीडम टू कॉम्पीट फॉर कैपिटल एंड टैलेंट। जब 1991 रिफॉर्म्स हुए तो उसके बाद स्टेट सेंट्रिक होने लगा, चीजें डिसेंट्रलाइज्ड होने लगी। सेंटर के पास जो कंट्रोल था वो धीरे धीरे जाने लगा स्टेट्स के पास, जो अच्छी बात है। States now actively market themselves with incentives and business friendly policies। तो स्टेट खुद को ही मार्केट करती है कि आप हमारे पास आओ, इन्वेस्टमेंट करो, ठीक है। आपने बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स देखे होंगे, वाइब्रेंट गुजरात, इस तरीके से बहुत सारे स्टेट्स अपने इनिशिएटिव्स न्यूज़पेपर में ही वो छपते रहते हैं, तो आपको पता होगा, थोड़ा बहुत आइडिया होगा। वाई कॉम्पिटिशन इज हेल्दी, ये क्यों हेल्दी है, इसके रीजंस भी बताए हैं हमारे आज के जो ऑथर हैं। लीड्स टू प्रिडिक्टेबल पॉलिसी, एक
फास्टर क्लियरेंसेस, ठीक है, जो भी प्रोजेक्ट जो अप्लाई करते हैं, जिनको चाहिए मतलब इन्वेस्टमेंट करना है एक पार्टिकुलर स्टेट में, तो ऐसी कंपटीशन की वजह से प्रोडिक्टेबल पॉलिसी आपको दिखती है, फास्टर क्लियरेंसेस मिलते हैं, रिलायबल यूटिलिटीज हैं एंड बेटर गवर्नेंस भी दिखता है, ठीक है। इस केस में बोल सकते हैं हेल्दी है। और इसका एग्जांपल देख लो, स्टेट शोकेस डिस्टिंक्ट स्ट्रेंथ्स, जैसे कि आंध्र प्रदेश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में दिखाता है, पंजाब एंटरप्रेन्योरशिप में दिखा रहा है, तमिलनाडु स्किल्ड लेबर में, गुजरात इंफ्रास्ट्रक्चर में, झारखंड मिनरल्स में, जो मिनरल्स पॉलिसीज है, यूपी में स्केल एंड पोटेंशियल, ठीक है। तो ये 4-5 चीजें हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं कि एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोडक्टिव स्टेट कंपटीशन का एग्जाम्पल देख लो, जैसे आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड कर्नाटका कॉम्पीट कर रहे हैं सेमी जो कंडक्टर्स हैं उसको लेकर, ईवीज इलेक्ट्रॉनिक्स को लेकर, जैसे फॉक्सकॉन, वेदांता जैसी कंपनीज इन्वेस्ट करी है इधर, तो इनका कंपटीशन सेमी कंडक्टर में है। देन ड्राइव्स बेटर लेबर लॉज एंड लैंड पॉलिसीज, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिड्यूसेस सेंट्रल डोमिनेंस, ठीक है, इसकी वजह से है ये चीजें। देन वी हैव जो गार्ड रेल्स हैं, अवॉइड टू रेस। अब देखो कॉम्पिटिटिव है बट उसके कुछ रिस्क्स भी हैं, तो इस कंपटीशन में क्या करते हैं, स्टेट्स जो हैं कॉम्पीट कर रहे हैं तो वो क्या करते हैं, रेकलेस सब्सिडीज देने लगते हैं, अनसस्टेनेबल टैक्स कट्स कंपनीज के लिए करना चाहते हैं कि वो आके इन्वेस्ट करे, एंड जिससे कि फिजिकल डिसिप्लिन ही बिगड़ जाता है उस स्टेट का। सो बीवेयर ऑफ आर्बिट्रेरी वेवर्स, सिंबॉलिक सिंगल विंडो जो क्लियरेंसेस मिलते हैं, डिस्टॉर्टेड इंसेंटिव्स। सो कंपटीशन शुड बी प्रायोरिटाइज स्किल्स, इनोवेशंस, गवर्नेंस एंड सस्टेनेबिलिटी, मतलब कि फिजिकल डिसिप्लिन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसी कंटेक्स्ट में अच्छे एग्जांपल्स भी दिए, इंटरनेशनल एग्जांपल्स, जैसे यूएसए में अमेजोन के जो सेकेंड हेडक्वार्टर वो बनाने वाला था, तो उसके लिए बिड उसने जारी किया, तो बहुत सारे वहाँ के स्टेट्स कॉम्पीट कर रहे थे। जर्मनी का भी एग्जांपल लिया, ऑस्ट्रेलिया कनाडा में भी होता है, ठीक है, एंड देन चाइना में भी होता है, ठीक है। इसमें एक चीज और ऐड करूंगा, सेंट्रल गवर्नमेंट की रोल जो है, सेंटर को भी क्रेडिट जाता है इसके लिए। तो इनकरेज दिस शिफ्ट रैंकिंग, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, एक तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वाली जो रैंकिंग है उसको लाया, स्टार्टअप प्रमोशन किया, एंड एक्सपोर्ट रेडीनेस हैव इंटेंसिफाइड कंपटीशन। ये 3 रीजन सेंटर की तरफ से शो किया है उन्होंने, डुगुरी सुब्बाराव ने। एक जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वाला जो है रैंकिंग स्टार्ट किया, स्टार्टअप प्रमोशन किए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, एंड एक्सपोर्ट रेडीनेस, अभी जैसे हमने प्रमोशन स्कीम पढ़ा तो उसका एक अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है। और स्ट्रेंथेंड फेडरल कॉम्पैक्ट, अब इससे अच्छी चीजें आई कि इससे क्या हुआ कि स्टेट्स नो लॉन्गर डिपेंड सोनली ऑन दिल्ली, मतलब एक तरह से ऑल टुगेदर समरी है, दे निगोशिएट डायरेक्टली विद द ग्लोबल इन्वेस्टर्स। तो क्या होता था, 2-3 डेकेड्स पहले इन्वेस्टमेंट के लिए जो स्टेट के सीएम्स होते थे वो जाते थे दिल्ली में दरबार लगाने, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट से गुहार करने कि हमें दिलवा दो, ठीक है। बट अब क्या है, स्टेट जो सीएम्स हैं या बड़े ऑफिशियल्स हैं अपने स्टेट में ही रह के इन्वेस्टमेंट के लिए बुला सकते हैं, क्योंकि डिसेंट्रलाइज हो गया है एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद से, और जो आगे का जो कंसिक्यूटिव रिफॉर्म्स किए गए। इंडियन शिफ्ट्स टू स्टेट ड्राइवन इकोनॉमिक डायनेमिज्म एंड स्टेट इमर्ज एज एंटरप्रेन्योरियल ग्रोथ इंजन्स, मेजर फेडरल ट्रांसफॉर्मेशंस, मतलब स्टेट सेंट्रिक हो गया है, ठीक है, होना भी चाहिए। और कुछ चीजें हैं जो आप इससे जॉट डाउन कर सकते हैं, जैसे ये लास्ट लाइन है, इन द रेस ऑफ फॉर इन्वेस्टमेंट एवरी स्टेट दैट विन्स फॉर इटसेल्फ आल्सो विन्स फॉर इंडिया, ठीक है। इस तरह से हम कंक्लूड कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस अगर आते हैं मेंस में, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म जो है उससे रिलेटेड, ठीक है, वैल्यू एडिशन है। ओके, सो यही है ये आर्टिकल। चलते हैं नेक्स्ट, इंडियाज रोड सेफ्टी को लेकर है। इंडियाज रोड सेफ्टी को लेकर ये आर्टिकल न्यूज में इसलिए है कि अभी रिसेंटली ना 10 नवंबर को 2 बड़े मास कैजुअलिटी जो है ना रोड क्रैशेस की वजह से हुए। सो एक पाली राजस्थान में और दूसरा तेलंगाना में। अब इंडिया में अगर रोड क्रैशेस की बात करो तो एक डेटा है, जैसे हम एक तो करंट कंटेक्स्ट दे के अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि जो रोड क्रैशेस हो रहे हैं जिसकी वजह से लोगों की जानें जा रही है कह लो, तो वो उसके लिए हम एक तो करंट कंटेक्स्ट में लिख सकते हैं इंट्रोडक्शन में, या हम लिख सकते हैं डेटा देकर। तो 1.7 लाख डेथ्स हुए हैं इंडिया में 2023 में रोड क्रैशेस की वजह से, ठीक है, ये डेटा रहा। तो ये इसलिए मैंने इसे इंक्लूड किया। और रीजन्स जो है ना इस आर्टिकल में बेसिकली रीजन्स पे बात की गई है। पहला है लाइसेंसिंग एंड ट्रेनिंग फेलियर्स, दूसरा है वीक इन्फोर्समेंट। देखो लाइसेंसिंग एंड ट्रेनिंग फेलियर्स, एक तो लाइसेंसिंग होता है ना, फिल्टर करता है कौन कैपेबल है
बस राइड करने को लेकर, मतलब जो बड़े जो व्हीकल्स हैं ना उसको लेकर, तो वो आप यहीं पे फिल्ट्रेशन नहीं हो रहा है सही से। एक रीजन ये बताया, ट्रेनिंग भी अच्छे से नहीं दी जा रही है उनको, ड्राइवर्स की बात की जा रही है। दूसरा, वीक इन्फोर्समेंट, जो स्पीडिंग होता है, ओवरलोडिंग होता है, लेन वायलेशंस होता है, एंड ड्रंक ड्राइविंग, तो इनको आप चेक नहीं कर पा रहे हो। फिर मिनिमल इलेक्ट्रॉनिक इन्फोर्समेंट, इलेक्ट्रॉनिक का जो रोल है कैमराज वगैरह का, वो भी अच्छे से इन्फोर्स नहीं हो रहा है। ऑब्वियसली फाइनेंस भी इशू होगा, और अगर कहीं पे लगा भी दिया गया एनएच पे ये कैमराज वगैरह, तो उसको अच्छे से जो है ना इन्फोर्स नहीं कर पा रहे हैं। पुअर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इशू है, ठीक है, ये दो रीजंस तो है ही इंफ्रा में। मेंटेनेंस गैप्स, डिवाइडर्स, ठीक है, पोर्ट होल्स एंड एवरीथिंग। देन ड्राइवर फैटिक, मतलब ड्राइवर फैटिक का मतलब क्या होता है, एग्जॉस्ट हो जाता है चलाते चलाते, तो ड्राइवर साइड से भी दिया गया है। मेनली इस क्वेश्चन, इसको जो रीजंस दिए गए ना ऐसे क्रैशेस के, इस आर्टिकल में वो फोकस कर रहा है गवर्नमेंट साइड से कि क्या इशू आ रही है, ठीक है, कि कैसे इसको हम कम कर सकते हैं। वीक ट्रॉमा केयर जो है, जो गोल्डन आर होता है, पहला आर, तो उसके लिए जो एम्बुलेंस फैसिलिटीज वगैरह है खास करके रूरल इलाकों में, वो उस तरह से अपग्रेडेड नहीं है, जिसकी वजह से लोगों की और जान जाती है इंसिडेंट होने के बाद। फ्रेगमेंटेड डिपार्टमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगेन कोऑर्डिनेशन नहीं है, ठीक है, एक दूसरे डिपार्टमेंट से, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एक दूसरे के ऊपर फेंकते हैं कि आपकी वजह से हुआ तो आपकी वजह से। देन लो एडॉप्शन ऑफ डिजाइन लेड सेफ्टी इंटरवेंशंस, ये अगर आप देखो तो इस आर्टिकल को हम कैसे यूज कर सकते हैं, एक तो डेटा हम ले लिया, करंट कंटेक्स्ट ले लिया, और रोड एक्सीडेंट्स का जो रीजंस है ना इंडिया में, वो 5-6 रीजंस इस आर्टिकल में मैंने मतलब पढ़ा एंड इसको इंक्लूड किया, एंड देखो अच्छे से मैंने पॉइंट वाइज बता भी दिया, तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हो, ठीक है। चलते हैं लास्ट आर्टिकल ऑफ द डे, आई थिंक यस, टीबी को लेकर आया, एक बहुत अच्छा न्यूज आया। टीबी एक बैक्टीरियल डिजीज है, इंडिया में बहुत नंबर में लोगों को टीबी होती है और जान भी जाती है, ठीक है। तो अभी जो रिसेंट WHO का ग्लोबल टीबी रिपोर्ट, ध्यान रहे क्या नाम है, ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2025 आया। इसमें क्या आया कि इंडिया टीबी इंसिडेंट जो है फेल करता है 21%। 2015 के कंपैरिजन में, अगर 2024 मतलब एक डेकेडल कंपैरिजन है, 15 से लेकर 24 के बीच में जो कंपेयर किया गया है, उसमें 21% का गिरावट आया है। डिक्लाइन रेट इज ऑलमोस्ट डबल द ग्लोबल एवरेज डिक्लाइन फॉर 12%। तो अगर ग्लोबल एवरेज देखो तो बस 12% है डिक्लाइन हुआ है, बट इंडिया में 21%। तो कैसे ये सक्सेसफुल हो पाया, ये भी मैंने पॉइंट वाइज 1 2 3 4 5 इस आर्टिकल में बताया। और ये हम बस टीबी तक नहीं, किसी और भी डिजीज में जो ऐसे कम्युनिकेबल डिजीज है, बैक्टीरियल वायरल, तो इसमें ये अगर अप्रोच अपनाए तो हम इस तरह से नंबर जो है ना कम कर सकते हैं, जो डेडली है इंडिया के लिए। सो इनोवेटिव केस फाइंडिंग अप्रोच यूजिंग न्यू टेक्नोलॉजीज, पहला। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ टीबी सर्विसेज, ठीक है। क्विकर टेस्टिंग एंड ट्रीटमेंट, मतलब गांव कस्बों तक पहुंचा दिया, इजीली टीबी जो है ना उसको डिटेक्ट किया जा सकता है। स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी मोबिलाइजेशन, ये भी एक स्ट्रॉन्ग रीजन है। तीसरा, हाई ट्रीटमेंट कवरेज है, जितने लोगों को डिटेक्ट किया गया उनमें 92% को जो है ना ट्रीटमेंट दी गई है। शार्प ड्रॉप इन मिसिंग केसेस, मिसिंग केसेस क्या होता है कि बहुत लोगों को टीबी होती है पता ही नहीं चलता है, और एसिम्टोमेटिक भी होती है, तो वो उसमें भी बहुत बड़ी गिरावट आई है, ठीक है। देन इम्प्रूव्ड ट्रीटमेंट सक्सेस रेट 90% टाइम्स जो इम्प्रूव्ड हो जाता है, अर्ली डिटेक्ट होगा तो इजीली ये जो है ना मतलब कि ट्रीटमेंट हो जाएगी अच्छे से। एक्सटेंसिव स्क्रीनिंग अंडर टीबी मुक्त भारत, ये इंपॉर्टेंट स्कीम है, इसको मैंने इंक्लूड कर दिया। तो टीबी मुक्त भारत जो है ना दिसंबर 2024 में इसको लॉन्च किया गया था। इसमें इतने सारे मतलब कि इनिशिएटिव्स, डिसेंट्रलाइज इनिशिएटिव्स लाया जा रहा है, जिससे कि और इजी हो गया डिटेक्ट कर पाना, ठीक है। एंड नोडल मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर होगा ही। टीबी मुक्त भारत के बारे में थोड़ा सा हम जान ले, इंडिया को टीबी फ्री बनाना है। आप लोगों के पास क्वेश्चन है कि टीबी जो मिशन है इंडिया टीबी मिशन जो है एलिमिनेट करने की, उसका ईयर कौन सा है, आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, ठीक है। सो ओवर 19 करोड़ जो है ना पीपल स्क्रीन किए गए इस मिशन के, इस टीबी मुक्त भारत अभियान के अंदर, एंड डिटेक्टिंग 24.5 लाख पेशेंट्स, ठीक है, मास लेवल पे किया गया। सो दिस इज मतलब आज के लिए यही है। अब हम आते हैं द डायमेंशन फैक्ट्री पे। मैं ये सोच रहा था कि अब पॉलिटी ऑलमोस्ट खत्म ही होने वाला है, तो मंडे से हम आप लोग सब्जेक्ट्स बता देना, मैं शुरू कर दूंगा, ये कंटिन्यू रहेगा। GS2 के दूसरे सब्जेक्ट पे हम जाएंगे। क्वेश्चन है, जुडिशरी इज इंक्रीजिंगली बिकमिंग अ सुपर लेजिस्लेचर दैट अंडरमाइंस द बेसिक टेनेट्स ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। क्रिटिकली एग्जामिन करना है, दोनों चीजें बताना है, ये सच है गलत है, दोनों मतलब
हर एंगल से आपको दिखाना, दोनों एंगल से दिखाना। तो जुडिशरी जो है ना सुपर लेजिस्लेचर बन रहा है और अंडरमाइन कर रहा है जो बेसिक टेनेंट्स हैं, मतलब कि मूल सिद्धांत जो होते हैं ना पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के। अब क्या इसका मतलब है, सुपर लेजिस्लेचर का क्या मतलब है, थोड़ा सा बता देता हूँ कि जुडिशरी का जो रोल है ना वो ओवररीच कर रहा है कि पार्लियामेंट का जो रोल होता है ना, जैसे कि न्यू लॉज बनाना, ठीक है, तो उसमें दखल अंदाजी कर रहा है। कैसे कि अपने लेवल पे भी लॉ बना दे रहा है, ठीक है, एंड सेकेंडली ओवरटर्न कर रहा है लेजिस्लेचर का जो प्रोसेस है उसके थ्रू जो लॉज बने हैं उसको भी ओवरटर्न कर रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अप्रोच करने का क्या तरीका है, कोर्ट डिमांड हम समझ गए कि एक तरफ तो दिखाना है मेजोरिटी जो है स्पेस इसी में जाएगा कि सुपर लेजिस्लेचर हमारा जुडिशरी बन गया है, ठीक है, लेकिन एक एंगल हमें और दिखाना कि हमेशा ना ऐसा जो पावर्स जुडिशरी को इंडिया में दी गई है उसका फायदा भी हुआ है, तो कम स्पेस में उसे दिखा देंगे। हमारे टॉपर्स की कॉपी में वो अच्छे से बताई गई है। सो लेट अस स्टार्ट। कोर्ट डिमांड समझ गए हो तो हम स्टार्ट कर सकते हैं जुडिशरी के बारे में, इंट्रोडक्शन में कि जुडिशरी के पास जो पावर्स हैं उसके बारे में, ठीक है। एंड देन हम मूव कर सकते हैं जो पहला बॉडी का पहला पार्ट होगा कि क्या दे सकते हैं कि ये पावर्स डिराइव कहाँ से हुए हैं, ये हम शो कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे मतलब कि पार्लियामेंट के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स को यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं इंट्रोडक्शन के बाद। देन पावर्स के बाद व्हाट वी कैन डू इज कि हम शो करेंगे कैसे जुडिशरी ना सुपर लेजिस्लेचर बन गया। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये कम स्पेस में अच्छे से आप लोग वो जो डायग्राम वगैरह यूज करके कर सकते हो। और यहाँ हमें दिखाना कि कैसे सुपर लेजिस्लेचर बन गया है, उसके बहुत सारे आप एग्जांपल्स दे सकते हो, जैसे नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन या बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं। एंड देन फिर जो छोटा सा ये बनेगा बॉक्स में कि नहीं ये ऐसा हमेशा सही नहीं है, इसको कॉन्ट्राडिक्ट करना है जो ये पूरा स्टेटमेंट दिया गया, क्योंकि ये स्टेटमेंट ही है, और बताना कि कैसे जुडिशरी को जो इंडिपेंडेंस दी गई है, जुडिशियल जो पावर्स दिए गए हैं उसके फायदे भी हुए हैं, एंड देन कंक्लूड कर देना है, ठीक है, कि जुडिशरी को थोड़ा रिस्ट्रेन करना चाहिए, ठीक है। यही है पूरा। आप टॉपर्स की कॉपी देख सकते हो, इन्होंने प्रताप भानु मेहता का स्टेटमेंट यूज किया है कि जो इंडियन जुडिशरी है स्ट्रॉन्गेस्ट है दुनिया में। जो एक्सटेंसिव जुडिशियल पावर आई है तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन आपको पता ही, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर खुद से लाया गया, आर्टिकल 142 की बात की गई, आर्टिकल 1 कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, ठीक है, आर्टिकल 1 स्पेशल लीव की भी बात की उन्होंने, बहुत स्मार्टली ये डायग्राम बना के उन्होंने शो कर दिया। फिर उन्होंने जो है एक तरह से बताया कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, क्योंकि ये टर्म यूज हुआ है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, तो इसके बारे में भी आपको थोड़ा बहुत बताना है ना, इसको आप अंडरमाइन नहीं कर सकते। तो इट इज द पार्लियामेंट विच हैज बीन वेस्टेड विद द पावर ऑफ लॉ मेकिंग एंड फॉर्मेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव, हाउएवर यूजिंग द एक्सटेंसिव पावर्स जुडिशरी हैव ट्राइड टू अंडरमाइन इट। कैसे, तो ट्रांजिशनल स्टेटमेंट ये है कह सकते हो। देन एनजेएसी को स्ट्राइक कर दिया, अंडर बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जुडिशरी हैज इंटरप्रेटेड कॉन्स्टिट्यूशन टू गिव इटसेल्फ वाइड पावर्स, ओके। ऑब्वियसली कॉलोजियन सिस्टम की आप बात कर सकते हो, इंटरफेयर विद द स्पीकर पावर्स, उसमें भी आपने कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए, ठीक है, जो कि पार्लियामेंट के अंदर आती है, पार्लियामेंट्री पावर्स हैं उसके अंदर जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन है ऑलरेडी स्पीकर्स को कुछ पावर्स दिए हैं, ठीक है। देन एक्सटेंसिव यूज ऑफ PIL आपको दिखेगा, और जो कि एग्जीक्यूटिव के जो एक्शन है उसको कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है, उसमें चेंज लाने की कोशिश की जाती है। जैसे वी हैव दिवाली क्रैकर बस्ट केस में इट इज़ द सुप्रीम कोर्ट विच डिसाइड्स, ठीक है, हाईवे लिकर बैन, ये तो आप सबको पता ही होगा, बहुत ही अजीब सा ये जजमेंट था, ठीक है। कैंसिलिंग कोल स्पेक्ट्रम एलोकेशन, हाउएवर judiciary also strengthens the parliamentary democracy by ensuring integrity of process। ये बहुत स्मार्टली सेंटेंस लिखा गया। और कैसे, तो लिली थॉमस केस में जो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स है उसको रोकने के लिए जजमेंट आया। फिर वी हैव, मतलब यहाँ पे क्या, एक पार्लियामेंट्री लॉ के एक सेक्शन को वॉइड किया गया था, सेक्शन 8, ठीक है, RPA एक्ट 1951, तो उस पावर्स का अच्छा फायदा भी हुआ है, ये दिखाने की कोशिश की जा रही है। प्रिवेंटिंग हॉर्स ट्रेडिंग, ठीक है, एंड प्रोग्रेसिव जजमेंट लाइक KS पुट्टास्वामी जो आया अंडर आर्टिकल 21 राइट टू प्राइवेसी, यही है। एंड जुडिशरी हैज बोथ यूज्ड रिस्ट्रेंट एंड एक्टिविज्म टू प्रमोट फंक्शनल डेमोक्रेसी, मतलब एक तरह से इस तरीके से कंक्लूड कर दिया, ठीक है, कि दोनों चीजें जुडिशरी शो कर रही है। पर मेरे हिसाब से
हम ऐसे कंक्लूड और कर सकते हैं कि हाँ, बताना चाहिए जुडिशरी को अपनी लिमिट समझनी चाहिए। ऑल दो जुडिशरी अपना काम बखूबी कर रही है, बट लिमिट समझनी चाहिए, ऐसे कंक्लूड करेंगे तो अच्छा रहेगा। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको आज का लेक्चर सही लगा, अच्छा लगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम कल। बाय, टेक केयर।